हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट सेशन में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था, तो जो भी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में कवर की थी उसको हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे ताकि हम एक लिंक सेटअप कर पाए जो भी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो आपका पार्ट है, टॉपिक है एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा लंबा पार्ट होने वाला है बिकॉज बहुत सारी एटॉमिक थ्योरीज होती है, उसके बाद हमें वैलेंसी पढ़नी है, तो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें कवर करने हैं, लेकिन हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में कवर कर लेंगे। एंड इन द लास्ट पार्ट आपको जो भी पीडीएफ है, नोट्स हैं इस पूरे टॉपिक के, वो एक साथ ही मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। So let us quickly revise the things which we have seen in the previous lecture. तो पहले हम चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये चीज देखी कि एटम क्या है। तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, राइट। और एटम्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए होते हैं। और हमने ये भी चीज देखी थी कि एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक अगर हम पार्टिकल्स देखेंगे तो कौन कौन से थे? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज है, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अभी हमने लास्ट क्लास में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज की क्लास में हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें कि क्यों इसमें प्रोटॉन्स में पॉजिटिवली चार्ज पाए गए थे, न्यूट्रॉन्स में कैसे किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया था, राइट। इसके बाद आ जाते हैं हम मॉलिक्यूल में कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। अब जो 2 और मोर एटम्स का आप ग्रुप ले रहे हो, दे कैन बी सिमिलर, एक जैसे हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, बट दूसरी तरफ ये डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर आप मोर देन 2 एटम्स ले रहे हो तो, राइट। 2 एटम्स लिए मिनिमम आपने, तो ये सेम थे। 2 से ज्यादा एटम्स आप कंबाइन कर रहे हो, केमिकली बॉन्डेड है एक साथ, कंबाइन क्या करना, केमिकली बॉन्डेड है एक साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू, तो वो डिफरेंट भी आपके एटम्स हो सकते हैं, जैसा आपने वाटर मॉलिक्यूल का हमने एग्जाम्पल देखा था, राइट। और यहाँ पर हमने देखा था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। इसके बाद से हमने क्या चीज पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का जो आइडिया दिया था कि मैटर जो है वो डिवाइड हो सकता है, या एटम जो है वो डिवाइड हो सकता है। किसने बताया था? महर्षि कन्नड़ ने बताया था कि डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के बारे में किसने बताया? महर्षि कन्नड़ ने बताया, 500 बीसी में बता दिया था। और एक जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है दैट इज एटम, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ डिवीजन नहीं होगा। एक बार आप मैटर लोगे तो उसको वो डिवाइड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली एक फाइनल फेज आएगा जिसके बाद डिविजन पॉसिबल नहीं है, और वो जो फाइनल या लास्ट फेज है दैट इज एटम, उसे हम परमाणु कहते हैं। इसके बाद से हमने पढ़ा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डेल्टन, जॉन डेल्टन इंग्लिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि सारा मैटर जो है टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। एंड एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट्स बताए थे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर करते हैं मास और प्रॉपर्टीज में, सारी चीजें हमने पढ़ा। लेकिन इस थ्योरी के इम्प्लीकेशंस क्या थे? इन्होंने ग्राउंड वर्क रखा मॉडर्न केमिस्ट्री का और एक्सप्लेन किया नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स को। थ्योरी में एक लिमिटेशन थी, इन्होंने बता दिया था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन बाद में जाकर हमें ये पता चला कि एटम जो है वो डिविजिबल है, ठीक है। एटम डिविजिबल है, तो सबसे पहली लिमिटेशन यही थी इनकी थ्योरी की कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स बताई थी, जबकि एटम्स डिवाइड हो सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि एटम्स किस में डिवाइड हो जाते हैं? उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद वहां पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइडेंटिकल एटम्स और फिक्स्ड रेशियोज होते हैं कंपाउंड्स में। तो कुछ लिमिटेशंस इनके बारे में बता दी गई थी इनकी थ्योरी में। अब डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ा था। आज ये डिस्चार्ज ट्यूब फिर से काम आने वाला है, क्योंकि हमने डिस्चार्ज ट्यूब किस चीज में पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन्स की जब हम डिस्कवरी पढ़ रहे थे तब पढ़ा, लेकिन उसके पहले हमने डिस्चार्ज ट्यूब को समझा था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब वैक्यूम सील्ड ग्लास ट्यूब होता है, राइट। वैक्यूम सील्ड ग्लास ट्यूब है कंटेनिंग अ गैस एट लो प्रेशर। इसमें गैस प्रेजेंट होगी लो प्रेशर में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट हम हाई वोल्टेज जनरेटर के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। कैथोड रेज के बारे में हमने समझा था कि ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ से या इलेक्ट्रोड की तरफ से कहां पर मूव करती हैं? पॉजिटिवली चार्ज इधर साइड मूव करती है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर। और ये डिस्कवर्ड किसने की थी? कैथोड रे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जूलियस प्लकर ने डिस्कवर्ड की थी। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय जे जे थॉमसन।
1897 में किया था इन्होंने। क्या मेथड यूज किया? कैथोड रे ट्यूब यूज करके कैथोड रेस को इन्वेस्टिगेट किया और वहां से हमें पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और पहले शुरुआती टाइम पर इसको क्या कहा था? कॉर्पस्कल्स कहा गया था, बट लेटर दे वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिग्निफिकेंस क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स मच स्मॉलर होते हैं एक एटम के अंदर। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं एटम तो इतना बड़ा है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स काफी छोटे हैं और इससे हमें पता चला कि अलग अलग कंपोनेंट्स भी होते हैं मैटर के अंदर, राइट। आज हम देखने वाले हैं, फिर हमने चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया था विच इज इंपॉर्टेंट फैक्ट वाइज, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, जो आज का हमारा यहाँ से क्लास है मेनली। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा आप सुन लेते हैं कि ई गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी, बहुत नाम सुनते हैं ई गोल्डस्टीन ने किया था, बट आज इस सेशन में हम ये क्लियर कर लेते हैं कि ई गोल्डस्टीन जो थे इन्होंने डिस्कवरी प्रोटॉन की डायरेक्टली नहीं की थी। तो ई गोल्डस्टीन इज नॉट क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, बट इंस्टेड इन्होंने कैनाल रेस को डिस्कवर किया था। अब इन्हीं कैनाल रेस को आप पॉजिटिव रेस भी कहते हैं, राइट। और इसी कैनाल रेस को हम और क्या कहते हैं? एनोड रेस। तो आपको ये तीन नाम याद रखने। अगर हमने बोल दिया एनोड रेस क्या है, अगर हमने बोल दिया आपसे कि कैनाल रेस क्या है या फिर पॉजिटिव रेस क्या है, तो तीनों एक ही चीज है और ई गोल्डस्टीन ने इन्हीं कैनाल रेस की डिस्कवरी की थी। तो अभी हम समझते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी में कैनाल रेस का क्या रोल था। उसके बाद जब कैनाल रेस एक बार डिस्कवर हो गए तो इट लेड टू द आइडेंटिफिकेशन, हमें पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है इन रेस में। और डायरेक्टली किसने किया था? डायरेक्टली जो क्रेडिट दिया गया था वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मतलब रदरफोर्ड को ही दिया गया था जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। तो कैनाल रेस जहां पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसकी डिस्कवरी किसने की? ई गोल्डस्टीन ने। बट एक्चुअल डायरेक्टली अगर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कि एनोड रेज है वो क्या कैरी करती हैं। आप देखिए पहले, अच्छा ये देखिए, ये डायग्राम है आपके पास, एक एटम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट। ये प्रोटॉन्स जो है वो डार्क रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। अब प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे जुड़ी हुई कैनाल रेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो एनोड रेज होती हैं, अभी हम एनोड रेज के नाम से पढ़ रहे हैं, कैनाल रेज जो एनोड रेज जो होती हैं वो क्या कैरी करती हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एंड इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेस के नाम से भी जानते हैं। तो अभी आपने 3-4 नाम पढ़ लिया, अब हमें और इसे क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव रेस भी कह रहे हैं। अब देखिए यहां पर हमें जानना है, इस थ्योरी के बारे में हम पहले यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। अब एनोड रेस जो है आपकी कहां से आ रही है? जो आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने एनोड करके एक इलेक्ट्रोड यूज किया है, वहां से कौन सी रेस आ रही है? जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो यहां से जो रेस निकल रही है वो कौन सी रेस है? एनोड रेस है। बट एक्चुअली में अभी हम जाकर पढ़ेंगे कि एनोड रेस यहां से नहीं निकली हुई है, राइट। एनोड रेस आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड, एनोड के साइड से आ रही हैं और इनको हम कैनाल रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड इसको क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे होल्स प्रेजेंट है। अभी जो एनोड रेस यहाँ से पास आ रही है कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड, वो इन होल्स से गुजरेंगी और ये होल्स जो है वो एक कैनाल की तरह वर्क कर रहे हैं, कैनाल या नहर की तरह काम कर रहे हैं कि वो इजिली पास होने दे रहे हैं, इसलिए हम इन रेस को कैनाल रेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो नेम्ड एज कैनाल रेस सिंस दे पास थ्रू द होल्स ऑफ कैनाल्स इन द कैथोड। अब अगर आप देखेंगे तो कैथोड रेस हमेशा हमने पढ़ा है कि लास्ट उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात की थी, तो जो आपकी कैथोड रेस है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? कैथोड से ओरिजिनेट होती है। बट जो एनोड रेस है वो एनोड रेस एनोड से नहीं ओरिजिनेट होती है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कैथोड रेस ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड बट एनोड रेस डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां कहीं से ये ओरिजिनेट होकर आ रही है, ठीक। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पार्टिकल्स हैं, इन्हीं रेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है और ये जो है वो हाइड्रोजन पार्टिकल प्रेजेंट है और इन्हीं हाइड्रोजन पार्टिकल को, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं प्रोटॉन्स कह रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रोटॉन्स है। और ये जो एनोड रेस का एक्सपेरिमेंट है वो किसने लिया था? आपके गोल्डस्टीन ने किया था। बट सिर्फ गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया? एनोड रेस को डिस्कवर किया और फाइनली आपका प्रोटॉन डिस्कवरी वाज डन बाय रदरफोर्ड। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, जो चीज हमने पढ़ी है उसको यहाँ से हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे
गोल्डस्टीन यूज्ड अ परफोरेटेड कैथोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये यूज किया। डिस्चार्ज ट्यूब सेटअप में क्या था, जो हमने सिमिलर कैथोड रे ट्यूब पढ़ा वैसा ही था। उसमें उन्होंने क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। और वहां पर क्या थी, ऑलरेडी गैस फील्ड थी जो काफी लो प्रेशर में थी। तो गैस में आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्शन हो गया, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड का यूज किया, तो ही यूज्ड अ कैथोड जिसमें होल्स प्रेजेंट थे, परफोरेशंस, जिसमें से रेस पास हो पा रही थी। फिर जो कैनाल रेस थी उन्होंने बताया कि जो रेस ट्रैवल कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेस में, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से कैथोड रेस निकल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेस है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ मूव कर रही हैं। तो दीज रेस पास थ्रू द होल्स एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड के पास पूरी तरीके से पहुंच गई इन होल्स में से पास होने के बाद। पॉजिटिव चार्ज, दीज रेस कंसिस्टेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज थी इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के पास आई। तो टू बी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज्ड इन द ट्यूब। अब अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज कर रहे थे, तो हमें पता चला इस एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो गोल्डस्टीन वर्क ऑन कैनाल रेस पेव द वे फॉर लेटर डिस्कवरीज के बारे में हमें पता चला। इट वाज नॉट अंटिल रदरफोर्ड वर्क इन 1917 that the proton was conclusively identified as a fundamental particle of the nucleus, कि न्यूक्लियस का ही एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये लास्ट में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने, इसलिए इनका नाम आपको ज्यादातर याद रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोटॉन की, एक मास और चार्ज, जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन में सिमिलरली पढ़ा था। तो अगर हम मास की बात करते हैं तो मास ऑफ अ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6726, जनरली हम 1.67 इसको ले लेते हैं इंटू 10 इनवर्स 27, और यहाँ पर आपका केजी आ जाएगा, ठीक है, ये मिसिंग है तो यहाँ पर केजी। फिर अगर हम चार्ज की बात करेंगे कि चार्ज कौन सा होता है, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन एक्चुअली में वो जो वैल्यू होती है दैट इज 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट दैट इज कूलम। तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसको आप और क्या बोल सकते हैं, अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक तो अगर आपको ग्राम में लिखना है तो इसको 1.67 इंटू 10 इनवर्स 24 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ग्राम में लिखा, केजी में लिख रहे हैं तो 10 इनवर्स 27 केजी आ जाएगा। और आप इसको एटॉमिक मास यूनिट में भी कभी कभी लिखा देखेंगे, जहां पर इसकी वैल्यू होती है 1.0072 AMU। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, राइट। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं आप, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो वैल्यूज होती है नेग्लिजिबल काउंट होती हैं, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। चार्ज मैंने आपको बता दिया। अब आती है बात न्यूट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स कवर किया हमने, इसके बाद हमने प्रोटॉन्स कवर किया। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज थे, ये क्लियर हो गया, कैथोड रेज से हमने डिस्कवर किया था। फिर जब हम प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज थे, हमने कहां से पढ़ा इसको, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट वाले से पढ़ा। अब एनोड रेज जो थी वो एनोड से नहीं निकल रही थी, बल्कि जो स्पेस बच रहा था कैथोड और एनोड के बीच में, वहां कहीं से ओरिजिनेट होकर आ रही थी। अब बात आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया था, 1932 में डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। अब ये इन्होंने सिंपली एक चीज यूज की, यहाँ पे बेरिलियम करके एक एटम, आपका जो एलिमेंट था वो यूज किया, ठीक है। तो जनरली क्या किया, बेरिलियम एक लाइट एलिमेंट है आपका, तो ये लाइट एलिमेंट यूज किया। यहाँ पे बेरिलियम भी यूज कर सकते हैं, बोरॉन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे क्या यूज हुआ है, बेरिलियम यूज हुआ है। तो बेरिलियम एक लाइट एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल का, उन्होंने ये लिया। और एक सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वहां से ही क्या प्रोड्यूस होते हैं, आपके अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था उससे क्या निकल रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स है उनका बॉम्बार्डमेंट किसमें करवाया जाता है, बेरिलियम में करवाया जाता है। मान लीजिए आपका एक क्या बोलते हैं, बेरिलियम का लाइट एलिमेंट है, बोरॉन का। अब यहाँ से जैसे ही आपने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, इसमें टकराना, ठीक है, टकराव करवाया इसका। और बेसिकली जब टकराव हुआ तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स बाहर निकल कर आए। ये न्यूट्रल पार्टिकल्स, इनके अंदर कोई चार्ज दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है। तो ये जो पार्टिकल्स निकल के आए टकराने के बाद, वो क्या थे, न्यूट्रल पार्टिकल्स थे। और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो ऑब्वियसली जो बेरिलियम एलिमेंट था इसका भी कोई ना कोई न्यूक्लियस रहा होगा ना, तो इस न्यूक्लियस से निकल कर आए। बट न्यूक्लियस से जब ये निकल कर आए तो इसमें कोई चार्ज नहीं देखने के लिए मिला। ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स कैरीज नो चार्ज, बट इनके पास मास था। ऑब्वियसली पार्टिकल्स निकल के आ रहे तो मास रहेगा, बट चार्ज एब्सेंट था यहाँ पर। तो बट हैज अ मास, जो कि ये जो मास था वो प्रोटॉन के इक्वल ही था। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक न्यूक्लियस होता है
और न्यूक्लियस के अंदर ही, ये बड़ा सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही आपके क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, प्लस न्यूक्लियस के अंदर ही आपके क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, और बाहर जो शेल्स प्रेजेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमने बात कही है कि इसका जो मास था, ये जो पार्टिकल्स निकले न्यूट्रॉन्स, अभी हमने बताया नहीं कि न्यूट्रॉन्स ही थे, बट ये जो पार्टिकल्स निकले हैं इसका जो मास था वो इसके इक्वल था। हालांकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था, इसमें अभी कोई चार्ज नहीं बताया जा रहा है। और इन्हीं पार्टिकल्स, ये जो निकले हुए पार्टिकल्स, इनको क्या नाम दे दिया गया कि भाई ये न्यूट्रॉन्स है। अननोन रेडिएशंस निकली, लेकिन ये जो पार्टिकल्स निकले उनको न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया। फिर क्या करते हैं, इसको पैराफिन वैक्स से पास करवाते हैं और यहाँ पर हम प्रोटॉन्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसके बाद। तो यहाँ तक का एक्सपेरिमेंट आपको देखना है। इसके लिए अब चैडविक बॉम्बार्डेड बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स, ये लाइन हमने पढ़ ली, फ्रॉम रेडियो एक्टिव पोलोनियम से निकल कर आ रहे थे, तो ये क्या था आपका, रेडियो एक्टिव पोलोनियम था। ऑब्जर्वेशन क्या हमने की कि एक नई टाइप की रेडिएशंस इमिट हो रही है बेरिलियम से, बेरिलियम था, इससे बाहर क्या निकली, एक रेडिएशंस निकली। ठीक है, क्लू क्या है आपके पास कि रेडिएशंस में कोई भी चार्ज नहीं था, जैसा कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्जेस थे। ठीक है, बट कुड नॉक प्रोटॉन आउट ऑफ पैराफिन वैक्स, बट जब ये पैराफिन वैक्स के ऊपर टकराती हैं तो यहां से क्या निकलते हैं आपके पास, प्रोटॉन्स मिलते हैं। कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि चैडविक कंक्लूडेड दैट द रेडिएशन कंसिस्टेड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, रेडिएशन में न्यूट्रल पार्टिकल्स थे और उन्हीं को नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। अब आई होप ये एकदम चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, राइट। अब यहां से हमें क्या पढ़ना है कि डिस्कवरीज क्या थी इस थ्योरी, मतलब यहां से जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, चैडविक ने, उस एक्सपेरिमेंट की डिस्कवरीज क्या थी कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल निकला जहां पर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन मास था और मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इंपॉर्टेंस क्या हुई कि जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की गई ये समझाती है कि किस तरीके से जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं वो प्रोटॉन से ज्यादा हैवियर होते हैं अलोन, एंड पेव द वे फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर फिजन। कि जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, फिजन में क्या होता है, एक सिमिलर एटम था आपके पास, अब यहाँ पर अलग अलग उसमें टूट जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था कि हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जान पाते। ठीक है, अब सिमिलरली हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी। तो चार्ज की बात आती है, हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है, बट मास किसके इक्वल है, जस्ट आपके जो प्रोटॉन्स में अभी हमने पढ़ा, तो उसमें भी हमने यही वैल्यू पढ़ी, 1.6 इंटू 10 इनवर्स 27 kg पढ़ा। ठीक, तो ये था स्लाइटली मोर देन अ प्रोटॉन्स मासेस, थोड़ा सा ज्यादा है, 0.675 है, बट नियरली आपका आइडेंटिकल ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगर आपको फैक्ट वाइज रिविजन करना है, क्योंकि मास एंड चार्जेस इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की, तो सबसे पहली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप याद रखेंगे 1.6, ये दो वैल्यूज है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो -1.6 नेगेटिव में होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 होता है, और अगर आप बात करेंगे इसके मास की तो 9.11 10 इनवर्स 31 होता है। ठीक है, मास ऑब्वियसली केजी में मेजर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन्स, हमने पढ़ा, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, +1.6 10 इनवर्स 19 चार्ज सेम था, बट यहाँ पे मास आप देखिए 1.67 10 इनवर्स 27 हो गया। फिर न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, तो न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं था तो वैल्यू 0 हो गई, राइट, लेकिन मास था, और मास किसके इक्वल था, इन दोनों प्रोटॉन्स के जितना ही मास था, तो 1.67 10 इनवर्स 27, इन दोनों की वैल्यूज आपको एक जैसी दिख रही है। ठीक, तो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, बाकी आप रिलेटिव मास देख सकते हैं और रिलेटिव चार्ज की वैल्यूज देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि अलग अलग, जब हम एटम्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो एटम्स के बारे में हमने जानना। अब एटम्स के बारे में कोई थ्योरीज दी गई थी क्या, तो बिल्कुल दी गई थी। एक तो हमने डाल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया कि उन्होंने बताया कि इंडिविजिबल नहीं था, बट बाद में पता चला डिविजिबिलिटी थी मैटर के अंदर, और वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में डिवाइड हो रहा था, या फिर एटम सबसे छोटा अल्टीमेटली हमारे पास एक जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो बचता है। ठीक है, मिलता है हमें। अब हम देखने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, और यहाँ पर जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल। सबसे पहले आप कुछ भी भूल जाइए और आपको केक याद करना है। ठीक है, प्लम पडिंग इस तरीके से दिखता है, प्लम केक। अब यहाँ पे क्या डाले हुए होते हैं इस केक के अंदर, ड्राई फ्रूट्स, जैसा कि आप इस केक में देख सकते हैं, छोटा है बट आई थिंक विजिबल होगा आपको। ठीक है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स दिखे हुए। तो ये जो पूरा आपका स्फीयर दिख रहा है ना, वो मान लीजिए कि जो पूरा केक था आपके पास वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर था, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं
वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं आपका कोई ना कोई चार्ज कैरी कर रहे हैं और वो जो चार्ज है दैट इज आपका नेगेटिवली चार्ज है। पूरा स्फेयर या पूरा केक आपका पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन उसके अंदर जो आपने ड्राई फ्रूट्स डाले वो नेगेटिव चार्ज थे। ठीक, सिमिलरली आप एक और चीज इमेजिन कर सकते हैं, वाटरमेलन को भी इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर वाटरमेलन आपने खाया ही डेफिनेटली, तो यहाँ पे जो पूरा रेड वाला पार्ट है, ग्रीन वाले पार्ट के अंदर पूरा रेड वाला पार्ट है दैट इज आपका पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वो क्या है आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इनकी थ्योरी इस चीज पर बेस्ड थी, इसलिए इनको प्लम पडिंग मॉडल, प्लम केक की तरह दिखता है इसलिए बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन से भी कंपैरिजन आप करके पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल देखेंगे तो ये चीज आपको याद रखनी है, इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, जहां पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला साइंटिफिक मॉडल था ये जहां पर हम एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते थे। तो ये किसने प्रपोज किया था? जे थॉमसन ने प्रपोज किया था 1904 में आफ्टर डिस्कवरिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और उसके बाद 1904 में इन्होंने थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी बताया। तभी इन्होंने बोला कि ये डिवाइड है, इसके अंदर डिवीजन है कुछ ना कुछ। अब एटम जो होता है वहां पर एक स्फीयर प्रेजेंट है, ये जो पूरा स्फीयर दिख रहा है उसमें पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है स्फीयर, और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं एटम के अंदर वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड पर, एंड इसके कारण जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि इस साइड आपको जितने पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गए हैं। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया है, राइट। एंड इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज थे नेगेटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं कि न्यूट्रल है ये, जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहली चीज इन्होंने बता दी कि थॉमसन एटॉमिक स्ट्रक्चर, थॉमसन सजेस्टेड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर with negatively charged electrons embedded in it like plums in a pudding। ये समझ में आ गया। न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बैलेंस कर दे रहे हैं एक दूसरे को, ये चीज हो गई। फिर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड विद इन द पॉजिटिवली चार्ज pudding टू मेंटेन स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्यों स्कैटर्ड है, पूरी जगह फैले क्यों हुए हैं इस तरीके से, एक ही जगह पर ड्राई फ्रूट्स इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते, पूरी जगह पे क्यों फैल जाते हैं, ताकि एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड विद इन द पॉजिटिवली चार्ज pudding टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो जैसे ही आपको बोला गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल बताना है, सबसे पहले आप इमेजिन कर लो, या तो वाटरमेलन इमेजिन कर लो, आप वाटरमेलन इमेजिन कर लो, नहीं तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं प्लम pudding या प्लम केक बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज पर, तो आपको याद रहेगा। लेकिन लिमिटेशन क्या आ रही थी इसमें, सब में कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, तो दूसरे साइंटिस्ट को आके फिर दूसरी थ्योरी इजाद करनी पड़ती है, फिर उससे जो लिमिटेशन होती है उसको एड्रेस किया जाता है। तो ये जो मॉडल था कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है तो वो किस तरीके से, जरूरी थोड़ी ना अब इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन सारे इधर उधर फैले हुए हैं, ये तो नहीं बताया था। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इकट्ठा एक ही जगह पे भी हो सकते हैं और इधर पर क्या हो जाए, सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ये जो चीज थी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे और इसकी वजह से ये एड्रेस नहीं हो पाया था कि एटम स्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक, तो आगे जाकर ठीक है, आगे जाकर हम पढ़ने वाले हैं कि और क्या चीजें थी इसमें। तो इंपॉर्टेंस क्या था, क्योंकि सबसे पहली साइंटिफिक थ्योरी थी, ऑब्वियसली पहला इंसान आकर कुछ ना कुछ बना देता है तो सामने वाले लोगों को लगता है ना कि अभी उसने एक गलत चीज बनाई है, अभी हम उसको एड्रेस करते हैं, तो और इम्प्रूवमेंट आगे होते जाते हैं। अब किसी ने पहली थ्योरी नहीं दी है तो आगे इम्प्रूवमेंट्स कैसे होंगे। तो थॉमसन मॉडल वाज द फर्स्ट टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स, लेइंग द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एटॉमिक थ्योरीज के लिए फाउंडेशन आ गया, एंड इट वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय रदरफोर्ड ने कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस की और कुछ चीजें ऐड की कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। तो आगे की जो रिप्लेसमेंट है इस थ्योरी का वो किसने किया था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने किया था। तो जो अब आ जाते हैं रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक मॉडल पर, और इसी एटॉमिक मॉडल के थ्रू, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही एटॉमिक मॉडल था जिसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया था। अभी तक हमने तो वो न्यूक्लियस इसलिए पढ़ लिया क्योंकि हम पूरा ओवरऑल चैप्टर पहले जो डिस्कवरीज हो चुकी उसको अब पढ़ रहे हैं ना, लेकिन वहां पे एक सीक्वेंस वाइज सारी चीजें पता चली थी उस टाइम पर कि बाद में डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब आता है उसको हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी टर्म करते हैं। अब यहाँ पे आपको अल्फा पार्टिकल्स का बहुत यूज होगा, तो हम अल्फा पार्टिकल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स है क्या। तो अल्फा पार्टिकल्स आपको आप याद रखना है कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं।
अब यहाँ पे क्या होता है, अल्फा यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, तो 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस 4 यूनिट्स ऑफ मास होता है। ये हो गया आपका 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट्स ऑफ मास रहता है इसका। एक्चुअली ये क्या होता है, हीलियम आयन ही होता है। जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम आयंस होते हैं, राइट। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहां से इमिट होते हैं, हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब आपके रेडियम हो गया, ठीक है, रेडियम हो गया, प्लस आपने पोलिनियम का भी हमने यूज किया इसमें, तो पोलिनियम वगैरह, रेडियम वगैरह, ये क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और अल्फा पार्टिकल्स इन्हीं से क्या होते हैं, इमिट होते हैं। अब क्या होता है कि 1911 में जो साइंटिस्ट है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर बनाया एटम का, नया स्ट्रक्चर दिया एटम को, और यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर को किसकी हेल्प से समझाया, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग से ही समझाया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, और वो बोलते हैं इस एक्सपेरिमेंट को यूज करने के बाद कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट करता है। तो रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन जो थी उनके मॉडल की, वो हम डिस्कस करते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है। अब यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ से हम इस डायग्राम के हेल्प से देखते हैं कि क्या हुआ। ये रेडियो एक्टिव सोर्स था, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या हो रही थी, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल रही थी, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकलती है, और यहाँ पर हम एक गोल्ड फॉइल, मतलब रदरफोर्ड एक गोल्ड फॉइल रख देते हैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने एक गोल्ड फॉइल रखी। अब ये जो बीम इससे जाकर टकराती है, तो क्या होता है कि कुछ रेज एकदम सीधे निकल जाती हैं, कुछ बीम्स जो है वो सीधे सीधे निकल जा रही हैं, कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो गई हैं। तो कुछ ऐसी बीम्स हैं जो कम एंगल में डिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी बीम भी है जो ज्यादा एंगल्स में डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है, और कुछ स्ट्रेट चली गई हैं। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे आपके फास्ट और स्ट्रेट मूव करके चले जाते हैं गोल्ड फॉइल के थ्रू, ठीक है, और उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। क्या ये डिफ्लेक्ट हुई, नहीं, ये सीधे निकल गई, ठीक, ओरिजिनल पाथ को फॉलो ही करती रहती है, मतलब ये जिस पाथ में आई थी वैसे ही आगे मूव कर रही हैं। कुछ ऐसी आपकी बीम्स भी थी जो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होती हैं, और कुछ ऐसी थी जो लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल एंगल्स पे फिर भी दो है, लेकिन यहाँ पे लार्ज एंगल्स पे कुछ ही है, एक ही है मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से है। फिर कुछ ऐसा परसेंटेज भी होता है जो डिफ्लेक्ट होता है, एंगल्स रेंजिंग फ्रॉम 90 से 180 डिग्री के बीच में डिफ्लेक्ट होती हैं, ये भी इन्होंने बताया था। और कुछ ऐसी भी हैं जो क्या होती है, डिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब रेडियो एक्टिव सोर्स से जो बीम्स निकली उसको हमने पास किया, तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, कुछ स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ डिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, ठीक। तो ये हुआ। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, कि सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट था एक एटम के अंदर भी, है ना। अगर एटम्स हैं तो एटम्स के अंदर जरूरी है कि पूरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे हुए हो एकदम, बहुत सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस भी प्रेजेंट होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं स्मॉल और लार्ज एंगल से, एंड अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये भी पता चल गया इससे। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे ओनली बाय सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से ही डिफ्लेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे एटम के अंदर, और जब अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये एटम्स कुछ ना कुछ तो होंगे। अब एटम जो था उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो खुद भी पॉजिटिवली चार्ज है, और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से जब टकराएंगे, एटम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से टकराएंगे ये, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ आगे मूव कर जाएंगे, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ छोटे एंगल्स में डिफ्लेक्ट होंगे, कुछ लार्ज एंगल्स में डिफ्लेक्ट होंगे। ये चीज हमें समझ में आई, ठीक। अब यहां से हम इसको पढ़ लेते हैं, यहां से हम रीड कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया दैट द एटम हैज स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द एटम मास, जहां पे सबसे ज्यादा एटम का मास होता है, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कुलर पाथ पर, एंड सिमिलर टू हाउ प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन, जिस तरीके से प्लैनेट्स हैं और यहाँ पे सन प्रेजेंट है आपका, इसके ऑर्बिट करते रहते हैं, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं। एम्प्टी स्पेस भी होता है, तो मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, एक्सप्लेनिंग कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, इसलिए बहुत सारा एम्प्टी स्पेस भी प्रेजेंट होगा। जितने आपके एटम से टकराए होंगे अल्फा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से टकराए होंगे, या प्रोटॉन से टकराए होंगे पॉजिटिवली चार्ज से, तो ये वापस चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ एम्प्टी स्पेस भी रहा होगा उस एटम के अंदर, उस एटम में, तभी ये जो उस एम्प्टी स्पेस से ये सीधे सीधे निकल गए होंगे। तो इससे हमें समझ में आया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब क्लियर हो गया होगा चीज, ठीक है।
इसके बाद लिमिटेशंस क्या थी कि मॉडल कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स कितनी स्टेबल है ये नहीं एक्सप्लेन हो पाया था, तो लेटर नील बोर आएंगे और उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस चीज को। बाकी इंपॉर्टेंस क्या था कि रदरफोर्ड मॉडल इंट्रोड्यूस द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, फंडामेंटली चेंजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें समझ में आया था और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है वो चीज भी हमको क्लियर हो गई इसके बाद से। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो रेडियस होता है ऑफ एटम का इस 10 इनवर्स 10 मीटर में होता है, ये इससे पता लगाया था, या फिर हम इसको बोलते हैं 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऐसे इसके इक्वल होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये रेडियस ऑफ द एटम है। ठीक है, इसके बाद से जो स्मॉल हेवीली चार्ज पार्टिकल्स हैं विद इन द एटम उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का पता हमें इस थ्योरी से लगा, तो न्यूक्लियस के बारे में मैंने बता दिया है। जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने और क्या दिया था, तो रदरफोर्ड ने और क्या बताया हमें, यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में भी बताया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी भी किसने की, रदरफोर्ड ने की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने की, याद रखना है। और जो प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन में अगर आप बात करोगे कैनाल रेस की, तो कैनाल रेस की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हमने कौन कौन सी थ्योरी कवर किया मेनली आज, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कवर किया और उसके बाद से हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नील बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट मॉडल्स जो हमेशा यूज होते हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जो भी आगे की चीजें हैं हम वो कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।